सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता राज जोशी। आपसे बातचीत की है अरुण शेखर ने। विविध भारती सुनने वाले सभी साथियों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे सितारे के साथ हैं जो कयामत से कयामत तक फिल्म में आमिर खान का दोस्त रहा और जिनकी दोस्ती लगान तक चली आई। इसके अलावा डैडी में पूजा भट्ट के दोस्त, शिवा में नागार्जुन और साथ में अंकुश, गूंज, हुतुतु, माची जैसी तमाम फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरते हुए और 1-2 का 4 में भी आपको डराया, यानी कि विलन का काम किया। सावंत नाम था चरित्र का। आज उनका स्वागत है जिनका नाम है राज जोशी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। सभी श्रोताओं को बहुत बड़ा हेलो। आपकी पहली फिल्म होली थी जी। आपके मुताबिक वो होली तक पहुंचने तक का जो स्ट्रगल पीरियड रहा उसके बारे में बताएं तो श्रोताओं को पता चल जाएगा कि अभिनय की शुरुआत इतनी आसान होती है या कठिन होती है। क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ तो भाई कई सारे बेलने पड़ते हैं और हमारी किस्मत में अच्छा ये रहा कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां कल्चर, म्यूजिक, एक्टिंग ये ऑलरेडी था। फैमिली में कई मेंबर्स थे जो इस कल्चरल एक्टिविटीज़ में विश्वास रखते थे और ख़ुद हिस्सा लेते थे ज़िंदगी भर। हमारे पापा के पापा यानी कि हमारे दादा, ही वाज एक्टर थे। वो रेडियो पे एक्टिंग करते थे, स्टेज पे करते थे, टेलीविज़न पे करते थे, 1-2 फिल्मों में भी काम किया है। तो उस तरह के माहौल में हमारा जन्म हुआ, जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर आभारी और शुक्रगुजार रहूँगा अपने परिवार का। स्कूल में और छोटी सी उम्र में ही मैंने स्टेज पे कदम रखा और मैं स्टेज पे पोएट्री और डिबेट्स और एक्टिंग तीनों चीज़ें करता था। यानी कि मुझे याद है कि मैं शायद 5 या 6 साल का रहा होऊंगा जब स्टेज पे पहली मर्तबा गया और वहाँ जाके एक पोएम सुनाई। पोएम का टाइटल था द केन बॉटम्ड चेयर बाय विलियम मेकपीस थैकरे। एक अंग्रेजी में पोएट रहे हैं विलियम मेकपीस थैकरे, उनकी कविता थी और मैं शायद 5 या 6 साल का रहा हूँगा। मुझे वो दृश्य आज भी बड़े क्लियरली याद है कि मैं बैठा हूँ, मतलब मैं खड़ा हूँ स्टेज पे, घुसा, निक्कर इक्कर पहन के, सफ़ेद यूनिफॉर्म, टाई वाई लगा के। मुझे मालूम है घर के मेरे लोग, अम्मा पापा कुछ और सब देख रहे हैं और मैं आया और कुछ ऐसा शर्माया वरमाया कुछ ख़ास नहीं, शायद थोड़ा बहुत शर्माया होऊंगा। लेकिन वो बचपन में क्या होता है कि आप रट लेते हैं चीज़ों को ऐसा कि आपको बस ज़रूरत है कि आप वहाँ पहुँच जाएं अपने मार्क पे और कट 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 करके पोएम सुनाना हमने शुरू किया। पोएम ख़त्म की, लोगों ने ताली वाली बजाए, बहुत खुश हुए। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था और फिर चले आए। खैर, कहने का मेरा मतलब ये है अरुण की बचपन से ही उस कविता से जो मैं शुरू हुआ तो फिर हर क्लास में और हर स्कूल मैंने कई सारे बदले क्योंकि पापा की हमारे गवर्नमेंट की नौकरी थी और जिस स्कूल में भी रहा, जहाँ भी रहा, मैंने ड्रामा में ज़रूर हिस्सा लिया। ड्रामा में, डिबेट में। वैसे तो मैं स्पोर्ट्समैन भी था लेकिन ड्रामा और डिबेट में ख़ास मेरा इंटरेस्ट था और बचपन से ही जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हर क्लास में, हर स्कूल में जुड़ा रहा। तो वहाँ से शुरुआत होती है और फिर तो आपको मालूम है फिर कॉलेज में भी किया। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग हुई, हर 3-4 साल के बाद ट्रांसफ़र होती थी। जहाँ भी गए पापा वहाँ हमने ड्रामा ज़रूर किया। जिस भी स्कूल में मैं पढ़ा ड्रामा किया। तो ड्रामा का बेस बड़ा सॉलिड था। जैसे मैंने पहले बताया कि परिवार में भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर था कि उसको पनपने दिया जाए। कोई ऐसा नहीं कि अरे भाई एक्टिंग कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो एक्टर बन जाए, एक्टर बन गया तो हम क्या करेंगे। इस घर का क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमको बड़ा हमेशा वेलकम ही मिला। वो बहुत बड़ी बात होती है कि फैमिली का सपोर्ट आपको पूरी तरह से बच्चे को मिले तो फिर बच्चा खिलता है उसी माहौल में। तो वो मैं, जैसा मैंने बताया, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा अपने माँ बाप का और अपनी फैमिली का कि उन्होंने
मुझे ये मौका बचपन से ही दिया। आपको अगर उस समय का गाना याद आ रहा हो तो हमें बताएं। बचपन में मुझे एक गाना जो बहुत ही बढ़िया लगता था, वो शायद एक फिल्म है प्यार का मौसम, नासिर हुसैन साहब की। उसमें एक गाना था तुम बिन जाऊं कहां। अगर वो गाना आप बजवा सकते हैं तो मतलब मेरा दिल बहुत खुश हो जाएगा। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के, जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया, दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के, तुम बिन। राज जी, और मैं जानना चाहूंगा कि आप यहाँ तक पहुंचे जी, इसके पीछे कई बार लोगों का मानना यह होता है कि मेहनत अगर आप करते हैं हाँ, तो मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ। कुछ लोगों को मानना है कि नहीं, किस्मत भी बहुत जरूरी है, वरना आप मेहनत आपकी सब कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, इस पे भी मैं जी हाँ कहूँगा। आपने पहली बात जो कही उस पे भी जी हाँ कहूँगा और इस पे भी जी हाँ कहूँगा, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें मेहनत तो साहब चाहिए ही चाहिए, मेहनत तो होनी चाहिए, बगैर मेहनत के तो मज़ा भी नहीं आता। लेकिन आपकी किस्मत भी होनी चाहिए। एक टाइमिंग का भी खेल होता है कि सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, सक्सेस का एक डेफिनेशन ये भी है कि ही रीच्ड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यानी कि सही जगह सही वक्त पे पहुंच गए हो। सही वक्त का भी एक महत्व तो है और रेखाओं का भी जिंदगी में महत्व तो है। जब हम
जब हमने शुरू किया था 7-8-10 साल पहले, तो हमको लगता था अरे यार ये रेखा वेखा का क्या चक्कर है यार, अपनी मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे एक्टर बनेंगे, अपना काम चल जाएगा, काम मतलब ठीक ठाक हो जाएगा मामला। किस्मत पे तो किसी का काबू है ही नहीं, मैं अपनी किस्मत पे कैसे काबू करूं? किस्मत तो जो लिखी हुई है सो लिखी हुई है। तो अब उससे बैर लेना भी बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन एक और लेवल पे आदमी अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। जब जैसे मैंने आपको बताया, एक दफे जब मैंने ये मतलब निश्चय कर लिया, जब ठान लिया कि साहब मैं एक्टर ही बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा, मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में भी है। एक्टिंग में मुझे मतलब उत्तम आनंद आता है, बहुत मजा आता है, लेकिन मैं डायरेक्ट भी करूंगा एक स्टेज पे जाके बाद में। एक्टिंग करने का कोई मुझ में वो नहीं था बचपन से कि हालांकि मैंने एक्टिंग की हुई जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं एक्टर ही बनूंगा। मेरा ख्याल था मैं कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ा के ये अपने जो होता है एमबीए टाइप करूंगा, या मैं गवर्नमेंट का हो सकता है कुछ आईएफएस में करूं, कुछ लॉयर बनूंगा। एक जमाने में ये भी फितूर था कि भाई हमें वकील बनना है और जेल्स में काम करना है, कुछ इस तरह के कुछ सोशल वर्क उससे कुछ मिक्सअप हुआ था, सोशल एक्टिविज्म कुछ मिक्सअप हुआ था, कुछ जर्नलिज्म भी करना था, कुछ वीडियो जर्नलिज्म भी करना था, कुछ अजीब कई सारी धारणाएं और भावनाएं जो है अंदर मतलब उथल पुथल चल रहा था मामला। तो फिर मैंने शुरुआत की जिंदगी की एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग में मैंने कॉपी राइटिंग जिसे कहते हैं स्लोगन वगैरह लिखना, वो भी किया जो एक क्रिएटिव काम है। और मैंने वहाँ पे क्लाइंट सर्विसिंग भी की, जिसको कहते हैं जो जो एक तरह से जो क्रिएटिव टीम जो तैयार करती है उसको जाके जो सेल करते हैं, यानी कि जो क्लाइंट के पास जाते हैं और अपनी एजेंसी का क्रिएटिव उनके पास ले जाके उनको जो सेल करते हैं उनको बोलते हैं क्लाइंट एग्जीक्यूटिव्स। तो मैं क्लाइंट एग्जीक्यूटिव भी था, अकाउंट एग्जीक्यूटिव भी था क्लाइंट सर्विसिंग में। तब भी मैं मिमिक्री, जैसे मैंने आपको बताया पार्टियों वगैरह में मैं अपने बॉस की मिमिक्री करता था। और वहां भी मैं बैंगलोर में, आई वाज वर्किंग इन बैंगलोर में भी मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, रेडियो से जुड़ा हुआ था, टीवी से जुड़ा हुआ था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था दिल्ली में, तो हमारे एक बहुत बहुत सीनियर थे विनोद दुआ साहब, जो आजकल भी टेलीविजन आप देखते हैं। और हमारा एक कॉलेज में एक और मेरा बैचमेट, मेरा खास दोस्त था मनोज रघुवंशी, जो आजकल टीवी पे एंकर है। तो मैं भी कॉलेज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यूथ फोरम और युव मंच 2 प्रोग्राम्स थे, उनमें टीवी पे मैं एंकरिंग करता था और बड़ा मजा आता था। और बड़े साहब हम स्टार थे अपने कॉलेज में कि साहब ये तो टीवी पे आते हैं, और कुछ महीने का शायद हर प्रोग्राम के कुछ 175 रुपए मिलते थे, तो हम बड़े रईस भी थे उस जमाने में तो कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस तो चल रहा था और एक ट्रेनिंग बचपन से थी, लेकिन तब भी कभी ऐसा ख्याल नहीं था कि हाँ भाई हम तो एक्टर ही बनेंगे। ये मतलब फिक्स नहीं था, 1 इज इक्वल टू वो इज इक्वल टू का चक्कर नहीं था। हालांकि ट्रेनिंग थी, हालांकि मैं थिएटर से हमेशा जुड़ा रहना चाहता था, लेकिन एज एन एक्टर कि मैं एक्टर बनूंगा जिंदगी में, ये कभी नहीं था ख्याल, सोचा नहीं था कभी। ये सोचा नहीं था, मतलब वो मेरा लक्ष्य नहीं था। तो मैं जैसे मैंने बताया ये 3-4 चीजें, इनमें ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन थिएटर में इंटरेस्टेड था। तो मैं जब नौकरी भी करता था तो थिएटर करता था, रेडियो में काम करता था, और इस तरफ, इस मीडिया की तरफ मेरा झुकाव हमेशा से था, मास कम्युनिकेशन और मीडिया। राजी, यहाँ पर प्रोग्राम के बीच में आपने एक जिक्र किया था रेडियो का। जी। रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपने किए थे उस दौरान? रेडियो के मैंने हैदराबाद में एक श्रोताओं के लिए आता था, जैसे व्यूअर्स चॉइस आता है गाने, फोर्सेस रिक्वेस्ट में। मुझे याद है मैं दिल्ली में छोटा था, वहाँ एक फोर्सेस रिक्वेस्ट आता था, यानी कि डिफेंस फोर्सेस की रिक्वेस्ट हैं और उनके लिए गाने बजाए जाएंगे अंग्रेजी में। उसी तरह का एक सिमिलर प्रोग्राम हम लोग हैदराबाद में भी करते थे, मतलब जयमाला की तरह का? कैसे? हाँ, जयमाला की तरह का, बिल्कुल वैसे कह सकता हूँ। तो मैंने भी, अरुण शेखर साहब आपकी तरह मैंने भी एंकरिंग की है, मैं भी एंकर रह चुका हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है रेडियो पे काम करने का। मैंने प्लेज वगैरह भी रेडियो पे रीड आउट किए हैं, और एड्स में भी आवाजें दी हैं। वॉइसिंग से मेरा रहा है, मैं वाबस्ता रहा हूँ वॉइसिंग की दुनिया से, ये कहना चाहिए। मुझे डबिंग में भी मजा आता है। तो रेडियो में मैं हैदराबाद में था, मैं तो तब रेडियो स्टेशन अक्सर जाया करता था, और वहाँ मेरे कई दोस्त थे और मैं उनकी प्रोग्राम्स में हेल्प भी करता था। रेडियो हमारी फैमिली के साथ और हमारे जीवन में, हमारे जीवन से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं कहूँगा अपनी मदर की वजह से, क्योंकि अम्मा को बहुत शौक था रेडियो का, और अम्मा बहुत गाने भी सुनती थी, और दिन में एटलीस्ट 2-2 3-3 घंटे रेडियो सुना करती थी, बजता था घर में।
तो गाना उस वक्त का कोई शोर का कोई गाना है। हाँ, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा। हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। इसके बाद राज जी, चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे और आपकी ज़िंदगी का सफ़र जो फिल्मी पड़ाव में कहूँगा कि शुरुआत हुई, वो कहाँ से और अचानक कैसे फिल्मों में? अचानक तो नहीं कूदे, चूंकि बिकॉज ऑफ थिएटर करते रहे आप हमेशा जी, लेकिन जो फिल्म मिलने का जो पहला आनंद है वो अलग है। हाँ, वो अलग है, वो अलग है तो सही ज़रूर। इनफैक्ट मुझे याद है जब एक बड़ी अजीब सी बात, क्योंकि फिल्में जो हैं हमारी ऐसी शूट होती हैं कि जैसे थिएटर में क्या होता है साहब, प्ले शुरू होता है, उसकी एक लीनियर प्रोग्रेशन होती है। कैरेक्टर के साथ ये हुआ, फला हुआ, ढिका हुआ, अब वो मायूस है, अब वो ये हो गया, उसके बच्चे मर गए, उसका ये हो गया, अकाल पड़ गया, ये अब बड़ा दुखी है ये है, लेकिन एक जीवन में होप है, वहाँ पे नाटक खत्म हो जाता है। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक एक बहाव में, एक गंगा के अंदर शुरू किया और आप सही जगह पे उतर गए आके। लेकिन फिल्में ऐसी नहीं शूट होती हैं, फिल्में शूट होती हैं डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। तो ऐसा हो सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन हो रहा हो सीन नंबर 4 में, वो सीन उसी दिन शूट करेंगे, और हो सकता है सीन नंबर 28 जिसके अंदर आप जेल से निकले क्योंकि आपने कोई खून किया था या किसी ने खून किया था, व्हाटएवर, आप मतलब एक बड़े दिनों बाद आप जेल से निकले, हो सकता है वो दोनों सीन एक ही दिन शूट हो जाए। तो जो मेंटल स्थिति है उस कैरेक्टर की, जो सीन 4 में जो उसका इंट्रोडक्शन है और सीन 28 में जब वो जेल से निकले हैं साहब, वो तो बड़ा फर्क होता है साहब। और नए एक्टर के लिए, वैसे एज ए न्यू एक्टर मुझे बड़ी इनसिक्योरिटी होती थी, और मैं लोगों से पूछता था कि यार मैं वो ही लगा ना, सेम लगा ना ऐसा तो नहीं कि दो अलग अलग इंसान दिख रहे थे। यार क्या बात कर रहे हो तुम लोगों ने हमें बताया, लेकिन मुझे बड़ा भय था कि शायद मैं दो अलग इंसान लग रहा हूँ क्या। इस तरह फिल्मों में फ़र्क होता है, फिल्मों में जिस तरह से हम कैरेक्टर शूट करते हैं, जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर है, जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी पात्र हैं,
उनको एक दूसरे से अपनी रिलेशनशिप बहुत क्लियरली समझना चाहिए। उनके एक पूरे फिल्मी जीवन में, फिल्मी जीवन से मेरा मतलब है जीवन उस फिल्म का, किसी भी एक पर्टिकुलर फिल्म का जो एज ए किरदार आपका जीवन है, जो जर्नी है, उसके बारे में टोटल क्लैरिटी होनी चाहिए, चाहे हम शुरू का सीन शूट करें और चाहे मिडिल का और चाहे एंड का। लेकिन राज जी, हमेशा ये क्या होता है कि आपको सारी की स्क्रिप्ट मिल जाए जो सारी कहानी, सारे चरित्र के बारे में आप जान पाए? नहीं साहब, ये बिल्कुल नहीं होता है और इस बात का बड़ा दुख है हमें कि ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ। हम जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं शुरू में, तो हमें मतलब ऑलमोस्ट एज ए गिवन हम समझते हैं ऐसे कि हमें स्क्रिप्ट तो होगी। खास करके अगर आपने थिएटर में आपकी शुरुआत हुई है तो थिएटर में तो स्क्रिप्ट तो होती है। उस स्क्रिप्ट को आके पढ़ते हैं, हम रोजाना पढ़ते हैं, फिर सीन करते हैं, फिर डेवलप होते हैं कैरेक्टर्स, फला होता है, ढिका होता है, फाइनली शो होता है। लेकिन स्क्रिप्ट तो साहब बुनियादी बात है, स्क्रिप्ट तो होनी चाहिए। उसके बगैर मतलब कैसे हम कुछ करेंगे। लेकिन ये हमारा टूट गया सब जब फिल्मों में, क्योंकि फिल्मों में कई दफ़ा ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि भाई स्क्रिप्ट का एक बेसिक खाका सा है, लेकिन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट क्या है, सीन वाइज ब्रेकडाउन या जिसे एग्जैक्ट स्क्रीन प्ले कहते हैं, वो कभी कभी नहीं होता है। क्योंकि मैंने सुना है कि हर एक्टर को, जितने लोग कर रहे हैं, सबको सारी स्क्रिप्ट नहीं बताई जाती है। कुछ एक्टर जो मेन हैं, हाँ, जो हीरो हैं, हीरोइन हैं, उनको बता दिया गया भाई ये आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, पूरी स्क्रिप्ट आपको बाउंडेड को दे दी गई। हाँ। लेकिन जो कुछ सीन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी पूरी स्क्रिप्ट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट होती है। जरूर, क्योंकि आगे पीछे उनसे जो कैरेक्टर्स जुड़ रहे हैं, उनसे रिश्ता क्या है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। क्यों ये कैरेक्टर बना। कभी कभी ऐसा भी होता है जो ठीक है शेखर साहब की, अगर आप एक दो सीन के लिए आए हैं फिल्म में, फर्ज करिए, तो जो डायरेक्टर साहब होते हैं, ये उनका काम हो जाता है कि वो आपको आगे पीछे पूरा बता देते हैं कि अरुण शेखर साहब देखिए, इसमें आप ये बने, आप टेररिस्ट हैं, आप फेररिस्ट हैं, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, यहाँ पे आपका जन्म हुआ, फिर आपको फलां साहब मिले, उनके साथ आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, फिर ये वो। अब जब आप पिक्चर के अंदर आए हैं तो आपकी पिटाई विटाई हो चुकी है, पुलिस ने आपको तोड़ा है फोड़ा है ये वो, और फिर अब हम आपके सामने आपका इंटरव्यू ले रहे हैं जयमाला कार्यक्रम के लिए। तो समझिए मतलब पूरा जो है खाका आपको डायरेक्टर साहब बता देते हैं। तो फिर एज एन एक्टर आप सोचते हैं अच्छा मेरे साथ ये हुआ यार, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अच्छा और अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तो ऐसा अगर डायरेक्टर साहब बता दें तो वो भी, उससे भी काम चल जाता है। बिल्कुल चल जाएगा। राज जी, जो बात हमने फिल्म के बारे में बहुत डिटेल की, कैसे फिल्म बनी और कैसे स्क्रिप्ट आई, सारी डिटेल कर ली, लेकिन जो पहला एक्सपीरियंस आपका वो छूट गया कि पहली फिल्म जो आपको मिली, वो मजा, वो जो मजा है वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। हमें एक पिक्चर, हमारी जो सबसे पहली फिल्म है, उस फिल्म का नाम है अंकुश। अंकुश में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। अंकुश में एन चंद्रा साहब की फिल्म थी, जिसमें नाना पाटेकर साहब थे और चार लड़कों की, अनएम्प्लॉयड यूथ्स की कहानी है और किस तरह से उनको जीवन में सुख मिलता है। तो उसमें नाना पाटेकर साहब भी थे और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, मैं एक्टर था ही नहीं उसमें। मतलब मैं कहूँ अगर कि आपकी शुरुआत फिल्म में हुई असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हुई, हाँ, तो शायद ज्यादा गलत नहीं होगा। नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत हुई वैसे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर हुई। और हाँ ठीक है, एक्टिंग हमने की है। अभी असिस्टेंट डायरेक्टरों का कभी कभी ऐसा भी काम होता है कि आप जो राइटर साहब स्क्रिप्ट लिखते हैं उसको आप मतलब उसका तर्जुमा करना होता है। कभी कभी अगर उर्दू के राइटर हो, हिंदी में लिखना पड़ता है, तो आपको एक तरह से पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने का मौका मिलता है। तो शूटिंग से पहले आप सीन विन पढ़ा लेते हैं। अगर आपका थिएटर का बैकग्राउंड होता है तो आपको जरा चस्का भी आता है कि हाँ यार, मैं जरा जो मेन रोल है थोड़ा सा वो पढ़ लूँ, थोड़ा सा विलेन का पढ़ लूँ। तो आप एक दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ ये काम भी साइड बाय साइड चलता रहता है असिस्टेंट लोगों का। तो जब पहली फिल्म हुई तो उसमें हम असिस्टेंट थे और कुछ 20-25 दिन हो गए शूटिंग के, और मेरी साहब दाढ़ी थी बहुत बड़ी, मतलब बिल्कुल वो अच्छी खासी 6-7-8-10 इंच लंबी दाढ़ी थी। मतलब बाबा किस्म के हो गए, बाबा टाइप था मैं बिल्कुल। और उम्र बहुत कम थी लेकिन दाढ़ी बहुत बड़ी थी। खैर, तो हम असिस्टेंट थे। उसमें एक कैरेक्टर था, एक बड़ा चुलबुला टाइप कैरेक्टर है, जिसको हम लोग मतलब सड़क की जुबान में कहते हैं तो छक्का टाइप कैरेक्टर है। तो वो कैरेक्टर था, तो उसके लिए साहब किसी की कास्टिंग हुई थी। अब वो जनाब जो हैं, जिस दिन हमारी शूटिंग थी उस दिन वो साहब आए नहीं। तो वो फोन वन किए गए तो पता चला कि वो साहब तो पूना गए हुए हैं। मतलब पूना गए हुए हैं भैया, यहाँ तो शूटिंग है। मैंने कहा हाँ वो तो साहब पूना गए हुए हैं। तो अब क्या किया जाए? सीन तो आज ही शूट करना है। जी हाँ, सीन तो आज ही शूट करना है। तो मुझे नाना पाटेकर, मुझे ये दृश्य कभी भूलेगा नहीं, मेरी तरफ देख के बोलते हैं तू एक काम कर, दाढ़ी मुंडा के आ। बोला क्या?
तो जा, तो जरा जल्दी से जा, दाढ़ी मुंडा के आ, बाल में तेल वेल लगा, बाल थोड़े छोटे कटवा अपने, तेल वेल लगा के, अरे इसको कोई नीली विली या पिंक विंक टाइप अच्छी सी शर्ट दे दो। वो शर्ट दे दी गई मुझे, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, ये क्या बर्ताव, ये क्या उथल पुथल चल रही, कुछ नहीं। मैं बिल्कुल एक खंबे की तरह, मुझे जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। मेरे साथ एक लड़का और ड्राइवर दे दिया जाता है, मैं जाता हूँ सलून में, वहाँ बाल वाल में दाढ़ी कटती है साहब, और मैं अपना चेहरा देखता हूँ कई दिनों बाद बगैर दाढ़ी, मुझे बड़ा अजीब लगता है। फिर वो कहता है असिस्टेंट, सर वो सर में तेल भी लगाना है। मैंने कहा हाँ भाई सर में तेल भी लगाना है। तो तेल वेल लगा के तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब देखा उन्होंने सबने मुझे, तो कहते यार तुम्हारी तो काय पलट हो गई, तुम तो परफेक्ट हो इस रोल के लिए। मैंने कहा यार मुझे बड़ी शर्म आया साहब, बड़ा अजीब सा कैरेक्टर, मैं लग बड़ा अजीब रहा। फिर किसी का सजेशन आया, चलो इसको लिपस्टिक पे वो लिपस्टिक दे दो थोड़ी सी पिंक रंग की। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ जिंदगी में भाई, इस दिन के लिए पैदा किया था क्या मुझे। खैर साहब वो तो सब मजाक चलते रहा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो घड़ी आ गई जब कैमरा मुझे फेस करना। मतलब वो डायलॉग जो दूसरों को आप पढ़ाते रहते थे। हाँ, वो डायलॉग जो मैं दूसरों को मतलब पढ़ाता रहता था, अब वो मुझे खुद बोलने का टाइम आ गया साहब। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि मतलब कितना हिल रहे थे, कितना शेक हो रहे थे, कितने नर्वस थे, इसका जवाब बड़ा अजीब है। नर्वस में था ही नहीं। क्या बात कर? हाँ साहब, ये कुछ मतलब कुछ अजीब, कुछ कुदरती, कुछ रूहानी, पता नहीं क्या हो गया। नाना पाटेकर साहब मुझे, उन्होंने अपना वो थम्स अप का एक एक्शन किया और मुझे आंख मारी, कहा तो अच्छा कर रहा है। मतलब उनको लगा होगा शायद नर्वस हो थोड़ा सा, उनका लगा कि जरूर अब मतलब देखा जाए। तो खैर वो वैसा कुछ हुआ ही नहीं यार, मैं बिल्कुल रिलैक्स था। अब देखिए इसमें एक पीछे बैकग्राउंड ये है कि मैं एक्टिंग कर चुका हूँ, तो वो जो एक फियर होता है ये वो, लेकिन अच्छा कैमरे का एक फियर होता है, कैमरे की आवाज शुरू होती है, अच्छे अच्छे एक्टर पिघल जाते हैं, तो कैमरे की आवाज भी थोड़ी बहुत, क्योंकि हम दूरदर्शन पे वो जवानी में कॉलेज में कर चुके थे, शायद वो कहीं पे वो मदद कर गई बात। और एज एन एक्टर थिएटर में काम किया हुआ था, तो वो सब दोस्त लोग ही नाना वाना ही थे सीन के अंदर, तो सीन हो गया साहब, और वो फर्स्ट शॉट भी हो गया और लोगों ने ताली भी बजा दी। मैं सोच रहा हूँ ताली क्यों बजा रहे हैं लोग, तो मैंने डायरेक्टर से पूछा, सर इट वाज ओके। इसका ओके क्या, तूने ताली नहीं सुनी? हाँ ताली तो सुनी, पर ये ताली किसके लिए थी? कहता ताली तुम्हारे लिए थी कि तुम्हारा पहला शॉट था, तुमने इतना अच्छा दिया, तुमने सीन कर दिया पूरा, कुछ तुम नर्वस नहीं हुआ, मैं तुम्हारा एक सीन और बढ़ा रहा हूँ इसमें। एक्टर एक्टिंग तो करता है, लेकिन एक बड़ा अजीब किस्म का, जैसे मैंने आपको बताया, बांटना पड़ता है, काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है अपने आप को, वो क्षमता होनी चाहिए वो एज ए सिनेमा एक्टर। तो वो सब शुरू में तो बड़ा सब असीम लगता है कि यार ये कभी मैं ये सब सीख पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे हमारी किस्मत में एक ये भी बड़ा अच्छा रहा कि जो हमने पहली फिल्म की, दूसरी फिल्म की होली केतन मेहता साहब की। होली पर आने से पहले राज्य में ये जानना चाहूंगा कि अंकुश के गाने बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, खास करके वो भजन मुझे कभी नहीं भूलेगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो उस विश्वास के सहारे हम आगे बढ़ें और ये गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं। बहुत बढ़िया, शुक्रिया साहब। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ
बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से, कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और उसके बाद आपने भी जिक्र किया होली पर आ जाते हैं। जी हाँ, होली फिल्म केतन मेहता साहब की फिल्म थी, जिसमें असल में इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये भी कि आमिर भी होली में था। आमिर। और हमारे जो लगान का के डायरेक्टर हैं आशुतोष गोवारिकर साहब, वो भी होली में थे और वो हीरो थे होली के। अच्छा, वो टीम मतलब तब से बनी और अभी तक चली आ रही। हाँ, मतलब ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि उस टीम के मेंबर्स हम लोग तब फॉर्म हुए, वो टीम उसके बाद फिर लोग बिछड़ गए और फिर लगान में फिर साथ क्रिकेट की टीम बनी। हमारे जो कैमरामैन है लगान के अनिल मेहता साहब, वो भी होली से वाबस्ता हैं, वो भी होली में जुड़े हुए थे। वो पढ़ रहे थे उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट में, और क्योंकि होली फिल्म इंस्टीट्यूट में शूट हुई इसलिए फिल्म इंस्टीट्यूट के तमाम स्टूडेंट्स होली से जुड़े हुए हैं, एज कैमरा असिस्टेंट्स, एज डायरेक्शन असिस्टेंट्स, कि भाई डायलॉग में मदद कर रहे हैं, इसमें मदद कर रहे हैं, आर्ट डायरेक्शन में मदद कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम में मदद कर रहे हैं, जो भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं फिल्म मेकिंग के, वहाँ जब भी स्टूडेंट्स को वक्त मिलता था वो आके जुड़े आते थे प्रोजेक्ट के साथ। तो ये फैसिलिटीज़ हमको वहाँ पे बहुत मिली। और ये टीम मतलब आमिर से मेरा परिचय तब का है, तब हम लोग मिले, आशु भी तब हमारे साथ, तो हम लोग एज एक्टर्स साथ में थे। और फिर ये जर्नी जाके कई लिंक्स साथ फिर हुए लगान में। उसके पहले भी, लेकिन अगर मैं बीच में बात काट दूं, कयामत से कयामत तक में एक बार फिर से आपकी दोस्ती ऑफ कोर्स आमिर और मेरी दोस्ती तो खैर कयामत से कयामत तक, वहाँ फिर हम लोग दोनों साथ में मिले। मतलब पर्सनल दोस्ती, फिर फिल्म में भी दोस्ती। हाँ, पर्सनल दोस्ती और रिश्ता। आमिर खान साहब हमारे साले साहब भी हैं। क्या बात? जी हाँ। ये बात शायद बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं, लेकिन ये बात सच है। तो जब मंसूर खान साहब की फिल्म कयामत से कयामत तक बननी थी, तो मैं किसी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ या कुछ कर रहा था शायद, तो मुझे बम्बई से एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया लखनऊ कि भाई सुनो, तुम्हें किसी मंसूर खान का फ़ोन आया है, तो और आमिर खान को जानते हो क्या? मैंने कहा हाँ यार, आमिर खान को जानता हूँ मैं। क्यों, आमिर खान का फ़ोन आया है? कहते नहीं, हाँ आमिर खान का भी एक साहब है, आमिर खान, उनका भी फ़ोन आया है कि उनके भाई मंसूर खान साहब की फिल्म है और उसमें आपका भी एक कोई रोल है यार, सुना है तुम्हारा। तो अरे यार, इससे अच्छी खबर क्या दे सकते हैं आप? तो मैंने कहा तो मैं आ रहा हूँ 2-3 दिन में, तो मंसूर साहब से मुलाकात होगी। हमको रोल सुनाया गया कयामत से कयामत तक का। वहाँ आमिर ने मुझे बोला कि यार आई एम सो ग्लैड यू इन इट। मंसूर ने हमारा एक प्ले देखा जिसमें बहुत खुश हुए मंसूर हमको देख के। जादूगर जंगल प्ले का नाम था, मुझे याद है, और मैं उसमें मेन किरदार कर रहा था। मंसूर आया था देखने, मंसूर ने देखा, वो मंसूर को बहुत पसंद आया। आमिर तो ऑलरेडी कह चुके थे कि भाई ज्योतिषी, राज ज्योतिषी इज अ गुड एक्टर एंड यू शुड यूज हिम एंड ही कैन प्ले दैट रोल, हमारे कज़न का रोल। तो कज़न का रोल, वो छोटा सा कैरेक्टर श्याम, लेकिन वो फिल्म इतनी बढ़िया थी कि उसके सब किरदार याद रह गए।
और फ्रेशनेस थी और बढ़िया स्क्रिप्ट थी, बढ़िया म्यूजिक था। और शेखर साहब, उस फिल्म के तो आप मुझे एक दो गाने अगर सुनवाएंगे तो मतलब मेरा जी बिल्कुल खुश हो जाएगा। बिल्कुल सुनवाएंगे। क़यामत से क़यामत तक। जी हाँ। कौन सा गीत, कोई खास? मैं चाहूंगा कि आप पापा कहते हैं जरूर सुनाइए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बाहर। गालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पहली फिल्म आपकी अंकुश, और हाँ। उसके बीच में होली। होली, क़यामत से क़यामत तक। और इसके ये सारी फिल्में, 2-3 फिल्में जो बताई मैंने जी। और आपने बताई, सारी की सारी एक यूथ और स्ट्रगल और कॉलेज को लेके थी। जी हाँ। और इसी में एक और शायद उसी दौर के आसपास फिल्म आई थी, जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, जो जीता वही सिकंदर। वो जिसमें आपके दोस्त हीरो थे और आपके दोस्त डायरेक्टर थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उसके गाने बहुत... जो जीता वही सिकंदर एक तो मंसूर खान साहब की बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आई थिंक इट्स अ लैंडमार्क इन इंडियन सिनेमा। आई फील इतनी मॉडर्न फिल्म
कई सालों बाद एक ऐसी फिल्म आई थी जो जो हमारा यूथ का तबका है, वो बड़ा उन्होंने अपने आप को प्राउड महसूस किया कि हम इस फिल्म को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल के साथ जोड़ना चाहते हैं। अदरवाइज यूथ जो है वो इंडियन सिनेमा से जुड़ा तो रहता है, लेकिन कुछ शायद खफा भी रहता है कि यार ये हमारे माहौल को लेके ये लोग इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं बनाते हैं या हमारे माहौल को इतना अच्छा डिपिक्ट नहीं करते हैं। शायद एक वो थोड़ा सा गिला शिकवा एक शायद है, वो कभी कभी हमको महसूस होता है जब हम कॉलेज वगैरह जाते हैं, लोगों से, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो उनको कहीं एक ये फीलिंग है। लेकिन अब जैसे जो जीता वही सिकंदर, उस तरह की फिल्म अगर देखा जाए तो वो कॉलेज लाइफ, यूथ, एडोलेसेंट्स, उनकी ज़िंदगी को, उनकी मनोस्थितियों को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है और बहुत ही बढ़िया फिल्म रही। और उस फिल्म का गाना जो आपने भी सुना है ज़रूर, हमारे श्रोताओं ने भी सुना है, लेकिन उसका जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे वो सबसे खूबसूरत गाना लगता है आज तक, पहला नशा। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार।
अच्छा, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक तमाम तरह के डायरेक्टर्स हैं, उनकी अलग अलग जमात है, अलग अलग स्कूल हैं। उसमें एक स्कूल है, मैं कहूँगा गुलजार साहब का। अरे वाह साहब, बहुत बहुत वो शुक्रिया। बिमल रॉय से शुरुआत जी हाँ। होके और वहाँ से होते हुए ऋषिदास, गुलजार जी हाँ, ऋषिदास, जी हाँ। तो उनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिला। जी हाँ। ये इस मामले में मैं कहूँगा बहुत बहुत लकी है कि इतने सारे डायरेक्टर के साथ आपने जी काम हाँ। किया, डिफरेंट स्टाइल, बिल्कुल। डिफरेंट स्टोरी। जी हाँ, तो उसमें गुलजार साहब के साथ 2 फिल्में की आपने, जी हाँ, माचिस और हुतुतु। जी माचिस जो है एक, मैं कहूँगा टेररिज्म के ऊपर एक शुरुआती दौर की एक अच्छी फिल्म थी बहुत और बढ़िया बहुत मकबूल भी हुई। जी हाँ। उसके जो एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करें हमारे जी हाँ, श्रोताओं के ज़रूर। साथ, तो मुझे जी भी हाँ, बहुत अच्छा ज़रूर। लगेगा। मैं खुद माचिस के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि गुलजार साहब जो डायरेक्टर हैं, वो इतनी खूबसूरत शख्सियत है, इतने गर्मदिल इंसान हैं और इतने बढ़िया इंसान हैं कि उनके साथ एज़ अ डायरेक्टर तो छोड़िए, एज़ एन इंसान हमारा रिश्ता हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और जब माचिस में उन्होंने मुझे कास्ट किया तो उसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। माचिस से पहले मैं गुलजार साहब के साथ, गुलजार साहब ने एक टेलीविज़न पे स्टोरीज़ बनाई थी, उसमें मैंने 2 स्टोरीज़ में 2 स्टोरी की एक एपिसोड 2 स्टोरीज़ पे स्पिल ओवर हो रहा था, वो मैंने किया था उनके शायद साथ। वो कहाँ एक कहानी और मिली। एक कहानी और मिली जिसमें ओमपुरी साहब थे, नीना गुप्ता थी हमारी स्टोरी में। पुरी साहब तो खैर सभी स्टोरीज में थे। हमारी स्टोरी में ओमपुरी हमारे बड़े भाई बनते हैं, ही प्लेज डॉक्टर। नीना जी हैं, नीना गुप्ता और मैं, हम 3 भाई बहन, और रीमा जी हैं, और खैर और किरदार हैं। तो उसमें पहली दफ़ा गुलजार साहब से मुलाकात हुई जब हमने एक छोटा सा रोल उसके लिए किया, लेकिन वो उनको इतना पसंद आया कि मुझे आज भी याद है कि जब वो सीन हमारा ख़त्म हुआ, एक इमोशनल सीन था जिसमें मेरा ब्रेकडाउन होता है, जिसमें मैं नीना को बता रहा हूँ, वो मेरी बहन है, कि बड़े भैया यानी कि ओमपुरी क्यों मेरा जज्बा नहीं समझ रहे हो, मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो चाहते हैं मैं उससे ना शादी करूँ, किसी और से जो मेडिकल कॉलेज की डीन है, ये वो कुछ इस तरह से सीन था। और वो सीन एक शॉट में हुआ और इतना पसंद आया और पूरे यूनिट में मतलब एकदम तालियां बजने लगी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था कि गुलजार साहब के यूनिट में गुलजार साहब आए मेरे पास और मुझे गले मिले और कहते मुंडे तूने कमाल किया है। मैं कहा सर क्या बात कर रहे हैं, मुझे रोने का सीन था, मैं रो ही रहा था। खैर रोना ख़त्म हुआ, उसके बाद कहते हैं बेटा मैं तेरे साथ मैं काम करूंगा। मैंने कहा सर क्या बोल रहे हैं आप, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि मैं तो गदगद वैसे ही हो गया हूँ। खैर जब मैं जो किस्सा आपको सुना रहा था वो ये, तो गुलजार साहब से एक रिश्ता था। पाली हिल पे रहते हैं गुलजार साहब, हम भी पाली हिल पे ही रहते हैं, तो हमारा आना जाना होता है। जीप, मेरे पास जीप थी कुछ दिनों पहले तक, तो वो जीप में मैं एक दिन चल रहा था, मेरी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, किसी चीज़ में बड़ी दाढ़ी की ज़रूरत थी, तो मुझे देखा, कहते हैं ओ रुक 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 गाड़ी रोक। गाड़ी मैंने रोकी, मेरे को देखते हैं, कहते हैं दाढ़ी बढ़ाई हुई है आजकल। मैंने कहा हाँ सर वो चल रहा है, कोई खूनी वूनी टाइप का कुछ कैरेक्टर। कहते हैं सरदार बन सकता है। मैंने कहा सर, कहते हैं हाँ मैं पूछ रहा सरदार बन सकता है। मैंने कहा सर चैलेंज है तेरे लिए, सरदार बन सकता है तू? कहते मेरी फिल्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है जिसके लिए मैं असल का सरदार ढूंढ रहा हूँ, एक सरदार ढूंढ रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली जब कोई सरदार एक्टिंग कराना चाहता है तो सबसे पहले तो अपने बाल कटवा देता है, क्योंकि अदरवाइज वो बड़ा लिमिटेड हो जाएगा। अभी हर फिल्म में या हर टीवी प्रोग्राम में या सीरियल में भाई सरदार कैरेक्टर हो चाहे ना हो, अगर आपकी पगड़ी है, अगर आपकी पग है, तो फिर आप तो फंस गए भाई, आप मतलब केवल सरदार के रोल कर सकते हैं। कहते हैं यार मैं बड़े दिनों से ढूंढ रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तू वो रोल कर सकता है, तू करेगा वो रोल? मैंने कहा सर तू कल दफ्तर आ जा। मैंने कहा ठीक। अगले दिन साहब मतलब मैं दफ्तर पहुंच गया, तो वहाँ फोटो वोटो लेने वाले पहुंचे हुए थे, और सबसे पहले तो मेरे सर के ऊपर एक आलू रखा गया और एक पटका जिसको बोलते हैं हम लोग, पटका बांधा आलू रख के आलू रख के पटका बांधा गया, और वो फोटोग्राफर साहब को दिखाया गया कि भाई देखो ये सरदार लग रहा है कि नहीं। तस्वीर ली गई, और आप तो जानते हैं वो पोलरॉइड में झट करके तस्वीर आ जाती, तस्वीर देखी गई। साहब कहते हैं ठीक है यार तू तो फर्स्ट क्लास लग रहा है। मैंने कहा सर है क्या? ये साहब इस तरह से फिल्म बना रहा हूँ मैं, माचिस है और टेररिज्म बेस है, पंजाब के ऊपर बेस है, ये है तुम्हारा एक बहुत टू सेट माय फिल्म ऑफ, बिल्कुल शुरुआत में ये फिल्म की जो बुनियाद जो मैं नींव रख रहा हूँ उसमें मुझे तुम्हारा कैरेक्टर चाहिए, बहुत ही लाइवली और बहुत ही खुश मिजाज और खुश दिल और उस तरह का यंग बॉय, हॉकी खेलता है और बेटे तू करेगा? मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल करूँगा मैं। माचिस का कोई गीत, बहुत सारे गाने हैं सब अच्छे हैं, उसका कोई गीत जो आज भी आप गुनगुनाते हो? हाँ
छोड़ आए हम सुनवाइए। छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए हम वो गलियां, जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। जहां तेरे पैरों के कमल गिरा करते थे, हंसे तो दो गालों में भंवर पड़ा करते थे। तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए हम वो गलियां। जहां तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। जहां तेरी एड़ी से धूप उड़ा करती थी, सुना है उस चौखट पे अब शाम रहा करती है। लटों से उलझी लिपटी एक रात हुआ करती थी, कभी कभी तकिए पे वो भी मिला करती है। छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए हम वो गलियां। राज जी, एक जो आपकी लाइफ का, हमारी सबकी लाइफ का, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इतिहास का एक महत्वपूर्ण एपिसोड है, एक कड़ी है लगान, और उसका जिक्र हम आपसे सुनना चाहेंगे। लगान के साथ तो जुड़ाव ऐसा रिश्ता है, मैं आपको क्या बताऊं। लगान का जब पहली दफा जिक्र हुआ हमारी जिंदगी में, जब ऐसा, ये तो हमें खबर थी कि आमिर खान साहब फिल्म बना रहे हैं, अपनी खुद का प्रोडक्शन है। लगान कई मायनों में एक परफेक्ट फिल्म है। जिस एक्टर के लिए कोई भी रोल सोचा गया, उसको उस वेशभूषा में देखा गया पहले। जब वो बात पसंद आई, जब वो ठीक लगे, तो फिर उनकी कास्टिंग हुई। और जब हम वहाँ सेट पे पहुंचे पहली दफा, तो मैं ये कभी भूलूंगा नहीं, जो दृश्य, जो पहली दफा हम लोगों ने अपना गांव का सेट देखा, तो हम लोग ऑलमोस्ट रोना आ गया। इतना खूबसूरत गांव, इतना खूबसूरत गांव। नितिन देसाई जो हमारे आर्ट डायरेक्टर, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया था, इतना रियल लग रहा था वो गांव, उसके घर, उसके प्यारे प्यारे घर। तो पता ये चला एक और बात कि ये सेट जो है, ये आर्ट डायरेक्टर के आदमियों ने, कारीगरों ने नहीं लगाया। ये जो गांव वाले हैं, जो रहते हैं अगले गांव में, वो खुद उन्होंने आके अपने घर बनाए हैं। तो वो जिस तरह से मटेरियल ढूंढते हैं वो लोग, कि आज गए तो लकड़ी मिल गई, आज गए तो ये मिल गया, आज गए तो फला मिल गया, आज गए तो ढिका मिल गया। उनकी खुद की डिजाइनिंग, उनके खुद का लेबर लगा के हम लोगों ने वो घर बनाए। तो उससे एक और डबल रियलिज्म आ गया उसी चीज में। जो लगान की वन लाइन है, वही लगान की मेकिंग की भी वन लाइन है। आजा रे आजा रे, आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थके न तेरा ये तन हो। आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है,
अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। वाजा रे। हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न पाए। कभी आंधियां जो आके को बुझाए। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे। ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान थे फिल्म अभिनेता राज जोशी। आपसे बातचीत कर रहे थे अरुण शेखर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।